इस वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं कूलम्स लॉ, COULOMB कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। तो कूलम का नियम पहले क्या है? सबसे पहले ये जानो कि कूलम जो है एक साइंटिस्ट है और इसका पूरा नाम है चार्ल्स अगस्टिन कूलम, ठीक है। और इन्होंने दो चार्जेज बॉडी के बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है ना, आकर्षण और विकर्षण होता है, उसी के संबंध में एक नियम दिया। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कूलम्स लॉ के बारे में कि दो चार्जेज, चार्जेज मतलब एक से अधिक, ठीक है, दो चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स के संबंध में, फोर्स के संबंध में एक्सपेरिमेंट के आधार पर, एक्सपेरिमेंट बोले तो प्रयोग, एक्सपेरिमेंट के आधार पर 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट सब दिखा रहे हैं कि दो चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स के संबंध में एक्सपेरिमेंट के आधार पर 1785 ईस्वी में साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिसका नाम, पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन कूलम। देखो कितना लंबा नाम है, तो शॉर्ट नाम कूलम ही फेमस है। कूलम का जो पूरा नाम है वो चार्ल्स अगस्टिन कूलम। साइंटिस्ट चार्ल्स अगस्टिन कूलम ने एक नियम दिए, एक नियम दिया या दिए, जिसे कूलम्स लॉ, जिसे कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं या जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। ये जो आप देख रहे हैं कंटेंट आपके सामने, ठीक है, कि दो चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स के संबंध में एक्सपेरिमेंट का आधार पर 1785 ईस्वी में साइंटिस्ट चार्ल्स अगस्टिन कूलम। तो सबसे पहली बात है कि कूलम्स लॉ कब दिया गया है? 1785 ईस्वी में। किसके बीच लगने वाला है कूलम्स लॉ? दो चार्जेज के बीच। तो ये 2023 और 24 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि दो चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स के संबंध में नियम को क्या कहा जाता है? तो कूलम्स लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कूलम्स लॉ किस पर आधारित है? तो चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स के बीच जो चार्ज लगते हैं, ठीक है, चार्जेज के बीच जो फोर्स लगते हैं उसी को कूलम्स लॉ बोलते हैं। अब आ जाइए स्टेटमेंट पर, यही इंपॉर्टेंट चीज होता है, स्टेटमेंट। अब हम लोग जानेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो दो चार्ज लिया गया, एक Q1 लिया गया और दूसरा Q2 लिया गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R लिया गया, और Q1 और Q2 के बीच जो लगने वाला फोर्स है उसे F मान लिए। क्या मान लिए? F। तो यहां पर हम लोग स्टेटमेंट में बोलेंगे कि दो रेस्ट चार्जेज, रेस्ट चार्ज है। देखो रेस्ट इसीलिए बोला गया क्योंकि विराम में होना चाहिए, अगर गति करेगा तो फिर एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं। दो रेस्ट चार्जेज के बीच क्रियाशील, क्रियाशील का मतलब होता है लगना, क्रियाशील फोर्स दोनों चार्जेज के गुणनफल, दोनों चार्जेज के गुणनफल का समानुपाती, समानुपाती एवं उनके बीच के डिस्टेंस के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है। दो रेस्ट चार्जेज के बीच क्रियाशील फोर्स, तो फोर्स कौन है? F है। दो रेस्ट चार्ज कौन कौन है? एगो Q1 है और एगो Q2। अब देख पा रहे हैं, ठीक है। तो क्रियाशील फोर्स दोनों चार्जेज के गुणनफल का समानुपाती, यानी यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि F जो है Q1 इंटू Q2, दोनों चार्जेज के गुणनफल का समानुपाती, समीकरण से क्या मान लेते हैं 1।
एवं उनके बीच के डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस कौन है r, के बीच के डिस्टेंस के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझने से क्या मान लिया, दो, दोनों चार्जेज के गुणनफल का समानुपाती एवं उनके बीच के डिस्टेंस के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होता है। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टैकिंग इन कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब होता है संयुक्त अवस्था, यानी एक ही अवस्था में लेने पर। तो टैकिंग इन कंबाइंड फॉर्म, संयुक्त अवस्था में लेने पर। तो आइए हम लोग संयुक्त अवस्था में लेते हैं। तो यहाँ एफ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ समानुपाती, ऊपर क्या है Q1 इंटू Q2 और नीचे क्या है r²। तो एफ समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा k, ठीक है, और Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा r²। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इसी इक्वेशन को कहा जाता है कूलम्स लॉ का सूत्र, ठीक है। ये जो समीकरण देख रहे हैं इसी फोर्स है, F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटे r², ठीक है। तो इसे ही कूलम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 2 मार्क्स का पूछता है कूलम्स लॉ, तो किसको लिखेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे या फिर नीचे लिखेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो VVI पार्ट होता है, वो होता है स्टेटमेंट होता है और फार्मूला होता है। आप ऊपर वाला 2 नंबर के लिए लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टेटमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा। अच्छा, 5 नंबरिया अगर पूछे सर, अगर मान लीजिए कूलम्स लॉ को 5 नंबरिया पूछा जाता है, तो आपको फिर यहाँ से लेके स्टेटमेंट से लेके और आगे 2 कंडीशन आएंगे, उसको भी लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे एक बात जाना जरूरी है कि जहाँ के को बोलते हैं, कई नाम से जानते हैं। एक नाम है कप्पा कांस्टेंट, कप्पा कांस्टेंट, समानुपाती के बाद जब भी कोई चीज आता है तो उसे कांस्टेंट कहते हैं, कप्पा कांस्टेंट, या फिर कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। 2 नाम यहाँ पर हम लिखे हैं, एक कप्पा कांस्टेंट, एक कूलम्स कांस्टेंट। तो जो आपको बेटर लगे, ठीक है, आप उसको ये कर सकते हैं, लेकिन दोनों लिख लीजिए, कप्पा कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट। अब हम लोग आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग कंडीशन ए में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कंडीशन, यानी कूलम्स लॉ थोड़ा सा और एक्सप्लेन होगा। कंडीशन ए में है कि जब दोनों चार्ज के बीच हवा या निर्वात हो, तो जब दोनों चार्ज के बीच हवा या क्या हो, निर्वात हो, तो K का मान जो लिया जाता है वो लिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ध्यान दो, K का मान क्या लिया जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन उठे सर, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन, और ये जो 0 देख रहे हैं नीचे वाला, उसे नट पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन नट। क्या पढ़िएगा इसको, एप्सिलॉन नट, ठीक है। लेकिन इसका पूरा नाम होता है, इसका अगर एप्सिलॉन की, इसकी अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी, क्योंकि वो सिंबल का नाम है एप्सिलॉन नट, लेकिन ये किसका होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। हिंदी में बोलते हैं हवा या निर्वात का प्रावैद्युतांक, ठीक है, हवा या निर्वात का प्रावैद्युतांक होता है। तो K का ये वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नट। एप्सिलॉन नट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम, हवा या निर्वात का प्रावैद्युतांक। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि नाउ जस्ट अभी हम लोग देखे थे कि जो फोर्स का फॉर्मूला था F बराबर वो क्या था, K Q1 इंटू Q2 बटे क्या था, r² था, ठीक है। तो F बराबर, अब हम K का वैल्यू अगर यहाँ से उठा ले तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नट Q1 इंटू Q2 बटे r², ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बार बार हमें यूज होगा नंबरिकल बनाने के लिए या फिर आगे चलकर थ्योरी प्रूव करने में ये फार्मूला काफ़ी मतलब कि यूज होगा, यानी VVI फार्मूला है ये, ठीक है। तो आप लोग भी VVI लगा लो, ठीक। चलिए, अगर यहाँ तक हो गया हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो कंडीशन नंबर
ये तो हो गया है। अब हम लोग बी में आएंगे। देखो यहाँ पर लिखे हैं जब दोनों चार्ज के बीच हवा या क्या हो, निर्वात हो। लेकिन मान लो कि हवा या निर्वात को छोड़कर कोई अदर मीडियम हो। जब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब दोनों चार्ज के बीच हवा या निर्वात को छोड़कर कोई अन्य मीडियम हो तो, देखो बात समझो। हमने क्या लिखा कि जब दोनों चार्ज के बीच हवा या निर्वात को छोड़कर कोई अन्य मीडियम हो तो k का मान लिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ जीरो लगा हुआ, जीरो को नट पढ़ा जाता है, यहाँ पर जीरो नहीं लगा हुआ है, यानी नट नहीं लगाया जाता है। तो ये जो है इसको भी वही एप्सिलॉन ही पढ़ा जाता है। लेकिन ये जो है मीडियम का परमिटिविटी, यानी हवा निर्वात का नहीं, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। माध्यम का क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। तो आई होप कि ये क्लियर है आप लोग का, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि F बराबर 1 चूंकि K का मान डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं कि दोनों फार्मूला है, कैसे समझेंगे कौन हवा निर्वात के लिए है और कौन मीडियम के लिए है। तो अगर नट लग जाए तो हवा निर्वात के लिए है और नट ना लगे तो वो मीडियम के लिए है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 99% जो यूज होता है यही वाला फार्मूला, यानी हवा निर्वात के लिए ही लागू होता है। मीडियम के लिए बहुत ही कम, मात्र 1-2 सवाल बनाने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ एप्सिलॉन नट है, जीरो लगा हुआ है, यहाँ पर नट नहीं है। तो अगर 5 मार्क्स का पूछे तो आपको शुरू से लेके, यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेके कूलम्स लॉ से लेके कंडीशन दूसरा तक आपको जाना होगा, तब आपका जो है 5 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला हवा निर्वात के लिए है और नीचे वाला मीडियम के लिए है। अगर यहाँ तक हो गया हो तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अब हम लोग जो है एप्सिलॉन नट का SI यूनिट और डायमेंशन जानेंगे, यानी यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नट या फिर एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन को परमिटिविटी कहा जाता है, यानी एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नट का मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं क्या है, बीमा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कहेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ध्यान से देखो। अच्छा यहाँ पर एक बात बताओ कि एप्सिलॉन नट अगर इधर आ गया F की जगह तो एप्सिलॉन बराबर क्या बचेगा, 1/4 पाई। अब क्वेश्चन नोट सर F कहाँ चला गया, तो F जाकर भाग लग जाएगा, तो Q1 इंटू Q2 और F इंटू R स्क्वायर, तो F इंटू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो ये हो गया एप्सिलॉन नट का फार्मूला। यही बात अगर हम एप्सिलॉन के लिए भी वही होगा सेम, ठीक है। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बटे F इंटू R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग SI यूनिट पर आएंगे, SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नट। तो ये तो कांस्टेंट है, पाई का मान क्या होता है 22/7 और 4 क्या है, प्योर संख्या, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। Q1 Q2 चार्ज है, पहला चार्ज दूसरा चार्ज। चार्ज कैसे मात्रक कूलम होता है, इसका भी कूलम हो जाएगा। फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो यहाँ स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो यूनिट एप्सिलॉन का है वही एप्सिलॉन नट का है, वही एप्सिलॉन का है, यानी दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। अच्छा एक और यूनिट होता है इसका होता है फैराड पर मीटर, याद रखना, फैराड पर मीटर, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है फैराड पर मीटर के बराबर होता है। तो कई बार पूछा गया है कि एप्सिलॉन नट या एप्सिलॉन, इसको परावैद्युतांक बोलते हैं। शॉर्टली क्या बोलते हैं इसे, परावैद्युतांक, हवा या निर्वात का या माध्यम का जो भी है, इसे परावैद्युतांक कहा जाता है। तो परावैद्युतांक का मात्रक। अब आ जाओ डायमेंशन पर, डायमेंशन भी काफ़ी पूछा जाता है। डायमेंशन को हिंदी में बीमा बोलते हैं। तो भाई किसका बीमा, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नट का।
सबसे पहले कि प्योर संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो Q1 क्या है, चार्ज, और चार्ज का डायमेंशन होता है 80। दूसरा भी क्या है, चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80। F क्या है, फोर्स, फोर्स का क्या होता है mL (T⁻⁻²), और R क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है L²। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर A गुना A तो क्या हो जाएगा A², T गुना T क्या हो जाएगा T², नीचे M है, L गुना L², L² गुना L तो L³ और T⁻²। अच्छा, M पर पावर कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। अच्छा, M ऊपर जाके क्या हो जाएगा -M⁻⁻1, L प्लस ऊपर जाके क्या हो गया -3, T माइनस ऊपर जाके क्या हो गया प्लस, ऊपर ऑलरेडी 2 को प्लस है और ये माइनस ऊपर जाके प्लस होगा तो T⁻4 हो जाएगा और A²। अच्छा, A की जगह I भी लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है परमिटिविटी का, यानी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नेट का। बार बार पूछा जाता है कि डायमेंशन क्या होता है। तो M⁻⁻1, L⁻⁻3, T⁻4, A², जो यहाँ पर मैंने आप लोग के सामने निकाला। ठीक है। चार्ज का डायमेंशन 80 होता है या IT होता है। ठीक है। A की जगह I का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक अगर हो गया तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे कि वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान ऑफ एप्सिलॉन नेट। तो एप्सिलॉन नेट का मान होता है एक्सपेरिमेंट करके 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। 2 यूनिट है, फैराड पर मीटर और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है। आपका मर्जी जो प्रयोग कर सकते हैं, हमने यहाँ पर फैराड पर मीटर लिखा। ये मान भी पूछा गया है कि एप्सिलॉन नेट का मान क्या है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें कि K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नेट, ये भी कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का मान होता है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है। तो जो हमने पहले फॉर्मूला प्राप्त किया था वहां पर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नेट की जगह 9 इंटू 10⁹9 रख सकते हैं। क्योंकि एप्सिलॉन नीचे है तो यहाँ पर मीटर पर फैराड हो जाएगा, यानी ये यूनिट पलट जाएगा, ये यूनिट जो है पलट जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नेट नीचे है ना, तो ये फैराड पर मीटर ऊपर जाके मीटर पॉजिटिव में बदल जाएगा और फैराड नेगेटिव में बदल जाएगा। ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक कंप्लीट हो गया हो तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आगे की ओर बात करें हम तो जस्ट यहाँ पर हम लोग कहेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नेट Q1 इंटू Q2 बटे R²। ठीक है। तो अगर हम बात यहाँ पर करें कि F बराबर, इसका वैल्यू तो फिक्स होता है 9 इंटू 10⁻9 गुना Q1 इंटू Q2 बटे R²। ठीक है। यानी ये शॉर्टली आपका इसी फार्मूला से ज़्यादातर नंबर बनेगा। यूनिट क्या होता है फोर्स का, सैद्धांतिक न्यूटन होता है, तो न्यूटन हम लोग लास्ट में आंसर बैठा देंगे। ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक कंप्लीट हो गया हो तो पहले एक बार इसको अच्छी तरह से आप लोग रिवाइजिंग कर लो। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका न्यूमेरिकल को देखेंगे और बहुत सारा चीज़ फार्मूला को देखेंगे।